नमस्कार। डिस्कस कर रहे थे अपन प्लासेंटा पोर्शन को पिछले 2 लेक्चर में लगातार। पिछले 2 लेक्चर के अंदर प्लासेंटा को लेकर हमने जो बातें करी उनमें शामिल था प्लेसेंटा की जनरल एनाटॉमी। एनाटॉमी को लेकर बताया गया आपको डायग्राम, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, और फिर उसके बाद सर्कुलेशन एंड फंक्शंस को जब अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे अपन ने देखे जनरल फंक्शंस, इम्यून फंक्शंस, बैरियर फंक्शंस, एंजाइमेटिक फंक्शंस। और याद हो प्रीवियस लेक्चर की लास्ट लाइन, तो वहां अपन बता रहे थे कि अब रिमेनिंग थे हमारे पास प्लेसेंटा के हार्मोनल फंक्शंस। तो आज के लेक्चर में जो प्लेसेंटा के लिए 3rd लेक्चर होने वाला है वहां डिस्कस करेंगे हम रिमेनिंग पोर्शन को, जिसमें शामिल किया जाएगा प्लेसेंटा के हार्मोनल फंक्शंस को और कोड और प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज को। आइए इसी से अपन अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, प्लेसेंटा के हार्मोनल फंक्शंस को। तो देखिए हेडिंग बोर्ड पे मेंशन है हार्मोनल फंक्शंस। यहां आपको बताते हैं प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके नेचर को लेके। प्लेसेंटल हार्मोन के 2 नेचर क्लासिफाई किए जाते हैं। एक ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन नेचर के हैं और दूसरा ऐसे हार्मोन्स जो स्टीरॉइड्स नेचर के हैं। प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन कई सारे हैं, उन सारे हार्मोन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि वो हार्मोन नेचर में कैसे होते हैं। कुछ हार्मोन नेचर में प्रोटीन नेचर के होते हैं, अमीनो एसिड नेचर के होते हैं। कुछ हार्मोन नेचर में स्टीरॉइड्स होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। इस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। इनके अंदर जो कैटेगरी है कि कौन से हार्मोन प्रोटीनियस हैं, कौन से स्टीरॉइड हैं, तो देखिए क्लासिफिकेशन में प्रोटीन और स्टीरॉइड्स नेचर। प्रोटीन नेचर वाले जो हमारे पास हार्मोन है उस कैटेगरी में इंक्लूड होता है HCG। सेकंड वन इंक्लूड होता है HCS। नेक्स्ट वन हमारे पास नाम आता है HPL। नेक्स्ट वन स्टीरॉइड कैटेगरी में बड़े फेमस हार्मोन सामने बोर्ड पे अवेलेबल, नाम लिखा हुआ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो प्रेग्नेंट फीमेल में प्लासेंटा से निकलने वाले मेजर हार्मोन की जो कैटेगरी होती है आपके सामने वो अवेलेबल कराई गई है। अब यहां पे गौर से सुनने वाली बातें हैं कि ये सभी हार्मोन प्लासेंटा के द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं। इन्हें डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्लासेंटा का डेवलपमेंट पीरियड। एक प्रेग्नेंट फीमेल में ये सारे हार्मोनल फंक्शन प्लेसेंटा के द्वारा कंप्लीट किए जाने हैं, पर प्लेसेंटा खुद अपने बारे में डेवलपमेंट में एक ड्यूरेशन बताता है कि मैं प्रेगनेंसी में 6 से 12 वीक के बीच में डेवलपमेंट वाला काम करता हूं, 6 to 12th वीक। 6 से 12 वीक ये इंडिकेशन होता है कि प्लेसेंटा से आप जितने भी वर्क करवाना चाहते हैं, जितने भी हार्मोनल फंक्शन करवाना चाहते हैं, वो सभी 6ठे वीक पे हल्के फुल्के स्टार्ट हो जाते हैं और पूरी तरह से 12 वीक के बाद स्टार्ट होंगे। जैसा कि हमने पढ़ा भी है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है 12 वीक के ऊपर, उसी के बाद सारे काम देखने को मिलेंगे। तो प्लेसेंटा डेवलपमेंट रेंज हमें माइंड में रख करके आगे बढ़ना है कि प्लेसेंटा डेवलपमेंट की रेंज चल रही है 6th to 12th वीक। तो आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि प्लेसेंटल जो हार्मोन हैं सारे के सारे आपको कब अवेलेबल होंगे, जवाब दीजिएगा उसका 12 वीक के बाद। क्योंकि प्लेसेंटा खुद कब डेवलप होता है? 12 वीक के बाद। तो प्लेसेंटा से निकलने वाले सभी हार्मोन्स भी कब विजिबल होंगे? 12 वीक के बाद। ये वाली लाइन इसलिए जोर देनी है क्योंकि सामने बोर्ड पे जितनी भी कैटेगरी में जितने भी हार्मोन्स के नाम लिखे हुए हैं उन सबके लिए जनरल प्रिंसिपल लागू होता है कि फीटल लाइफ में वो हार्मोन 12 वीक के बाद मिलेंगे सिवाय एक के, और वो एक कौन है? HCG। HCG को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे हुए ये सारे हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किए जाएंगे 12 वीक के बाद। और क्योंकि अपन जानते हैं HCG तो वो हार्मोन है
जो प्रेग्नेंट फीमेल में बहुत पहले रिलीज होना स्टार्ट हो गया था, लगभग 8वें दिन से। एचसीजी पर्टिकुलर हार्मोन को लेकर अभी चर्चा की भी जाएगी और की भी गई है कि एचसीजी का फंक्शन बताया जाता था प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना। प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता था कॉर्पस ल्यूटियम से, और कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन तब तक रिलीज करना पड़ता था जब तक यहां से प्लासेंटा रिलीज करना शुरू ना कर दे। फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 2 जने रिलीज कर रहे हैं। यदि वो फीमेल नॉर्मल है, नॉन प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में रिलीज करती है कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में, और यदि वो फीमेल प्रेग्नेंट है तो 3 महीने बाद ये हार्मोन रिलीज करता है प्लेसेंटा। तो 3 महीने जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता तब तक हार्मोन निकलवाने की जिम्मेदारी हुआ करती थी एचसीजी की। तो ये एचसीजी बाकी सबसे अलग हुआ। हार्मोनल फंक्शन में सामने बोर्ड पर मेंशन 5 हार्मोन को अपने को जानना है। उन 5 हार्मोन में 4 के लिए कॉमन बात क्या बोल रहे हैं? 4 के लिए कॉमन बात यह है कि वो सभी हार्मोन 12 वीक के बाद रिलीज होंगे। सिर्फ एक हार्मोन है जो 12 वीक से पहले रिलीज होता है और 12 वीक के आते आते तो रिलीज होना बंद भी हो जाता है। नाम है उसका एचसीजी। तो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं अपन अपने प्लेसेंटा के हार्मोनल फंक्शन को लेकर के। माइंड में सेट हो चुके हैं कि आज के लेक्चर की शुरुआत हार्मोनल फंक्शन को लेकर के है। हार्मोन 2 नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर का और स्टीरॉयड नेचर का। कुल मिला के 5 मेजर हार्मोन है प्लेसेंटा से निकलने वाले, जिनको लेकर डिस्कशन चलेगा। ये सभी 5 हार्मोन या सारे मेजर हार्मोन 12 वीक के बाद अवेलेबल होते हैं। केवल एक हार्मोन ऐसा है जो 12 वीक से पहले पाया जाता है, उसका नाम एचसीजी है। कंटिन्यू करते हैं 1 बाय 1 एक हार्मोन को लेकर के उसकी इंपॉर्टेंस ही भरा डिस्कशन। तो हमारे पास कैटेगरी में शामिल है फर्स्ट हार्मोन एचसीजी, और ये एचसीजी अपने पास पहले भी आ चुका है, तो उसी को लेकर डिस्कशन कंटिन्यू। एचसीजी हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन क्या फंक्शन करता है और यहां से क्या एमसीक्यू निकल के आते हैं? तो एक बार फिर आप याद करें एचसीजी को लेकर के की गई पिछली बातें। डेवलपमेंटल डेज में जब 8वां दिन हमारे पास आया था, और 8वें दिन जब हमारे पास विशेष 2 लेयर सिंसाइटियो और साइटो ट्रोफोब्लास्ट जैसे नाम आए थे, तो सिंसाइटियो में आपको मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन बताई थी। मल्टी न्यूक्लियस होने का रेशनल भी दिया था कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, मतलब बहुत बड़ा वर्क करती है, और बहुत बड़े वर्क का नाम था एचसीजी हार्मोन का रिलीज होना। प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में एचसीजी हार्मोन की वही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो नॉर्मल फीमेल में जीएनआरएच की होती थी, मतलब सबसे ऊपर। पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन करने का काम कौन करता है? एचसीजी। क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? एचसीजी। तो ये चर्चा वो है जो अपन कर चुके हैं। यहां सामने बोर्ड पे एचसीजी को लेके जो अपने को बात करनी है वो इस प्रकार है, पॉइंट नोट कीजिएगा। एचसीजी को लेके बात करेंगे इन 4 पॉइंटों के अंदर। एक नाम लिखा है मैंने, इनकमिंग कब आता है। सेकंड, आपको सवाल पूछा जाएगा मैक्सिमम सर्वाधिक लेवल कब नोट किया जाता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे मिनिमम की लेवल इसका बहुत कम कब हो जाता है। और लास्ट वन कैटेगरी मेंशन करते हैं अपन एब्सेंस, कि ये बॉडी से एब्सेंस कब हो जाता है। तो 4 बातें बता करके एचसीजी पे एक निबंध लिखा जाता है। ये कब आता है, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, कब एब्सेंस हो जाता है। तो इन चारों को आपको बताना ही इस एचसीजी हार्मोन का पर्पस है। एचसीजी हार्मोन फंक्शन क्या क्या कर रहा था? मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम से, इसलिए मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और इस एचसीजी के लास्ट में लिखा हुआ है जी, और जी का मतलब होता है गोनाडोट्रोपिन। तो कहने का मतलब फीटल गोनेड्स, गर्भ में पल रहे फीटस के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
कि गोनेड्स का डेवलपमेंट, टेस्टिस ओवरी का डेवलपमेंट भी एससीजी करता है। तो एक बार ऊपर टॉप पे फंक्शन मेंशन करें, तो फंक्शन के अंदर आप मेंशन करेंगे मेंटेनेंस किसको किया, प्रोजेस्टेरोन को। नेक्स्ट वन, प्रोजेस्टेरोन कौन निकाल रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम, तो मेंटेन फिर किसको किया, कॉर्पस ल्यूटियम को। इसके अलावा लास्ट में जी लिखा हुआ है, तो फीटस में क्या करेगा, गोनेड्स को डेवलप करेगा। फर्स्ट वन जो ये चीज लिखी हुई है, इस पे फिर आप लोग एक बार गौर करके सुन लें कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 12 वीक के बाद प्लेसेंटा से निकलेगा, पर 12 वीक से पहले कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, इसलिए एचसीजी कार्पस ल्यूटियम को यह हार्मोन निकलवाने के लिए मोटिवेट करेगा। चलिए आ जाते हैं अपन इस कैटेगरी के अंदर जो सामने बोर्ड पर है, आपको एक्सप्लेन करनी है इन 4 बातों को, वन बाय वन देखें। नंबर 1 थिंग, इनकमिंग। अब मैं यहां पे मेंशन करूंगा एग्जैक्ट टाइमिंग, तो आता कब है ये सबको पता होना चाहिए, उसके लिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रेग्नेंट फीमेल में प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट जैसे ही डेवलप होती है, वो रेस्पॉन्सिबल है निकालने के लिए एससीजी को। तो यहां पे आंसर इनकमिंग के सामने मेंशन कर सकते हैं अपन कौन सा डे, 8th डे। प्रेगनेंसी के 8th डे आपको अवेलेबल है एससीजी हार्मोन। नेक्स्ट वन है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम लेवल कब होता है, तो गौर से सुने। एससीजी हार्मोन लगातार कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलवा रहा है। एससीजी हार्मोन लगातार कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलवा रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम ये पूछती है आखिर कब तक आप मुझसे ये काम करवाते रहोगे। एचसीजी जवाब देगा जब तक ये काम करने के लिए प्लेसेंटा नहीं आ जाता तब तक आपको काम करना पड़ेगा। तो कार्पस ल्यूटियम इंतजार कर रही है प्लेसेंटा के आने का कि जैसे ही प्लेसेंटा आ जाएगा तो मेरा काम कम हो जाएगा। तो कार्पस ल्यूटियम ने पूछा कि आखिर प्लेसेंटा तो कब आएगा, तो प्लेसेंटा ने बोला मेरे आने की डेवलपमेंटल ड्यूरेशन है 6th to 12th वीक। तो कार्पस ल्यूटियम ने प्लेसेंटा को बोला क्या आप 6ठे वीक पे आ जाओगे, तो प्लेसेंटा ने कहा 6ठे वीक पे मैं डेवलप होना स्टार्ट करूंगा और पूरी तरह तो 12 वीक पे डेवलप होऊंगा। तो फिर कार्पस ल्यूटियम ने पूछा प्लेसेंटा से क्या आप 6th वीक पे आते ही काम नहीं करोगे, तो प्लेसेंटा बोला आते ही तो कोई काम नहीं करता, हाँ थोड़े दिन बाद काम करना शुरू कर सकता हूं। तो प्रेगनेंसी के अंदर वीक आया नंबर 8वां, 8th वीक। 8th वीक वो समय है जब प्लेसेंटा डेवलप शुरुआत हुए 2 वीक हो चुके हैं। उस समय कार्पस ल्यूटियम बोलती है प्लेसेंटा को अब आप आ ही गए हो, आना शुरू कर दिया है, तो थोड़े थोड़े काम करना आप शुरू करो ताकि मेरा काम कम हो जाए। तो उस बात को प्लेसेंटा एग्री कर लेता है और थोड़ा काम करना स्टार्ट कर देता है। काम का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना। काम का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना। एक प्लेसेंटा पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा 12 वीक के बाद, लेकिन वही प्लेसेंटा कुछ मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगा 8वें वीक से। तो 8वां वीक वो समय हुआ जब कार्पस ल्यूटियम का हाथ बटाने के लिए प्लेसेंटा ने कुछ काम करना शुरू कर दिया। और जैसे कुछ काम करना शुरू कर दिया मतलब कार्पस ल्यूटियम का थोड़ा काम कम हो गया, और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम का काम थोड़ा कम हो जाएगा एचसीजी को भी ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि थोड़ा प्लेसेंटा ने काम करना शुरू कर दिया है, अब आप ज्यादा काम मत करें। इसका कहने का मतलब कार्पस ल्यूटियम ने सर्वाधिक काम कितने वीक तक किया, 8 वीक तक। 0 से 6 वीक तक तो कोई और था ही नहीं, और फिर जब प्लेसेंटा आया तो उसने 8वें वीक पे मदद करना शुरू किया। तो कार्पस ल्यूटियम ने इंडिपेंडेंटली कितने वीक तक मैक्सिमम वर्क किया,
8 वीक तक। तो जब तक कार्पस ल्यूटियम मैक्सिमम वर्क करती गई तब तक एससीजी का लेवल भी मैक्सिमम रहा और वो वीक था 8, और उस 8 वीक को दिनों में बहुत बार पूछा गया है। डेज हैं 60 से 70, 60 to 70। तो देखिए दोस्तों, सामने मैंने बोर्ड पे मैक्सिमम के आगे वीक लिख देता हूं 8th वीक, और इन्हीं बात को डेज में बोलना हो तो दिन है 60 से 70। नहीं है इससे अच्छा कोई एमसीक्यू जो बना हो एससीजी हार्मोन के लेवल को लेकर। अब आगे बात चल रही है मिनिमम की। मिनिमम का मतलब एससीजी को काम करना बहुत कम कब हो जाएगा? तो नेचुरल सी बात है, जब प्लेसेंटा पूरी तरह इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करेगा। एससीजी पूरी तरह से, प्लेसेंटा पूरी तरह इंडिपेंडेंटली काम कब करना शुरू करता है? 12 वीक के बाद। तो जब 12 वीक के बाद प्लेसेंटा आ जाएगा तो अब वो कहेगा कि मैं पूरी तरह आ चुका हूं, कार्पस ल्यूटियम को बोलेगा प्लेसेंटा 12 वीक पे कि अब मैं पूरी तरह आ चुका हूं, अब आपकी आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप रहें या ना रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कार्पस ल्यूटियम के फंक्शन हो गए एकदम मिनिमम। कार्पस ल्यूटियम के फंक्शन मिनिमम होने का मतलब है एससीजी का लेवल भी मिनिमम हो जाना। तो मिनिमम लेवल आप नोट करेंगे कितने वीक पे? वो आप लिखेंगे 12th वीक के बाद, 12 वीक के बाद। तो ये चल रहा है एससीजी पर निबंध। निबंध में ये कहा गया एससीजी नाम का प्राणी कब आया फीमेल की बॉडी में? 8वें दिन। एससीजी को समझना है तो किसके फंक्शन समझने पड़ेंगे? कार्पस ल्यूटियम के। एससीजी को कब तक काम करना है? जब तक प्लेसेंटा ना बन जाए। प्लेसेंटा ने बनना कब शुरू किया? 6ठे वीक पे। थोड़ा बहुत काम करना कब शुरू किया? 8वें वीक पे। पूरी तरह काम करना कब शुरू किया? 12वें वीक पे। जैसे जैसे प्लेसेंटा काम करना शुरू करता जाएगा, कार्पस ल्यूटियम के काम कम होते जाएंगे। कार्पस ल्यूटियम के काम कम होते जाएंगे, एससीजी का लेवल कम होता जाएगा। 8 वीक तक अकेली कार्पस ल्यूटियम ने इंडिपेंडेंटली काम किया तो मैक्सिमम लेवल भी एससीजी का कितने वीक तक? 8 वीक तक। ये वीक दिनों में 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, सामने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। दिन में लिखना हो तो कितने दिन? 60 से 70 दिन। बात करी ये लेवल मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम तब होगा जब सारे के सारे काम इंडिपेंडेंटली प्लासेंटा करेगा। प्लासेंटा सारे के सारे काम इंडिपेंडेंटली कब करेगा? 12 वीक के बाद। तो एससीजी का मिनिमम लेवल भी कब नोट किया जाएगा? 12 वीक के बाद। मैं बोलता हूं लेवल मिनिमम है, एससीजी पूरी तरह नहीं गया है। और वो इसीलिए नहीं गया है क्योंकि प्रेगनेंसी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ 3 महीने हुए हैं। एससीजी हार्मोन प्रेग्नेंट फीमेल में कभी भी एब्सेंट नहीं हो सकता। एससीजी हार्मोन प्रेग्नेंट फीमेल में कभी भी एब्सेंट नहीं हो सकता। वो एब्सेंट होगा कब? प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद। प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने का मतलब है बच्चे की डिलीवरी होने के बाद, आफ्टर डिलीवरी। तो आप एब्सेंस के सामने मेंशन कर सकते हैं कि आप गायब कब होंगे, जाएंगे कब। तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा, हम जाएंगे आफ्टर डिलीवरी। जब तक बेबी इनसाइड द मदर अवेलेबल होगा एससीजी बना रहेगा। जैसे ही फीटस की डिलीवरी हो जाएगी एससीजी एब्सेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं एससीजी को लेकर के। ये ऐसा हार्मोन है जो ब्लड और यूरिन दोनों में होता है। एससीजी हार्मोन सिंसाइटियो और ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा जो रिलीज किया था वो मैटरनल ब्लड में ही रिलीज किया गया था, और ब्लड में जब लेवल सफिशिएंट और एक्सेस हो गया था तो वही यूरिन में दिखने भी लग गया था। अपन ने जांच भी करी है। तो गायब होने के क्रम में भी, इनविजिबल होने की सीरीज में भी यहां नाम देने पड़ेंगे आपको कि वो ब्लड से कब जाएगा और यूरिन से कब डिसअपियर होगा। तो ये 2 अलग अलग फेनोमेना है कि अपीयर होता है ब्लड यूरिन दोनों में, तो डिसअपियर भी दोनों से अलग अलग होगा। तो जब एब्सेंस की बात करेंगे धीरे धीरे कम 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 होता जा रहा है, तो पहले यूरिन से डिसअपियर हो जाएगा, और जब लेवल बहुत ही कम हो गया तो ब्लड में भी दिखाई नहीं देगा। पहले गायब होगा यूरिन से, उसके बाद गायब होगा ब्लड से। तो अपन बात करेंगे यूरिन से कब गायब हो जाता है? डिलीवरी के 2 दिन बाद। और ब्लड से कब डिसअपियर होगा? डिलीवरी के 2 वीक के बाद। तो 2 दिन और 2 वीक किसको बता रहे हैं? एब्सेंस को। और सामने बोर्ड पर अभी तक फर्स्ट हार्मोन को लेकर डिस्कशन किया गया है जिसका नाम था हमारे पास में एससीजी।
तो एससीजी को लेकर के बनने वाले सभी सीक्वेंस सामने मेंशन है, और इन सभी को बताने के बाद मैं आपसे यदि ये कहूं कि किसी एक पे बनता है बहुत ही विशेष सवाल, तो वो एक मेरे पास बताने के लिए कौन है प्यारे दोस्तों? वो एक बताने के लिए है ये वाली चीज, मैक्सिमम लेवल, जिसमें भी ज्यादा कंसंट्रेशन किस पे करवाया जाता है? 60 से 70 दिन पे। ये इंफॉर्मेशन एससीजी को लेकर। अब हम देखते हैं एससीजी का आइडियली मिनिमम और मैक्सिमम लेवल होता कितना है। तो मिनिमम मैक्सिमम लेवल की जो रेंज है मैं सामने नोट कर देता हूं, आपको बता भी देता हूं, उससे लॉजिकल सवाल क्या बनेगा। तो ये रहा मैक्सिमम, ये रहा मिनिमम, इनको अपन यहां लिख देते हैं। मैक्सिमम जो लेवल है वो होता है 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। मिनिमम लेवल जो होता है 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ये मिनिमम लेवल, ये मैक्सिमम लेवल, ये इंटरनेशनल यूनिट में लिखा गया है। कई बार एग्जाम के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन बन के आता है वो मिली इंटरनेशनल यूनिट का भी आ सकता है, मिली इंटरनेशनल यूनिट MIU, और जब भी मिली लग जाती है उसका मतलब है 3 बिंदी और बढ़ जाती है। फिलहाल अपन मिली की बात नहीं कर रहे, आइडियल बात कर रहे हैं। तो जवाब देना है 100 से 200 और 10 से 20। ये आइडियली ध्यान में रखने योग्य इंफॉर्मेशन होती है। अब इसी से एक सवाल बन के आता है, आपको एक चार्ट बता दिया गया, इनकमिंग 8वें दिन, मैक्सिमम 8वें वीक, मिनिमम 12 वीक, एब्सेंट आफ्टर डिलीवरी। सवाल बनता है कि मैक्सिमम कब था? 8 वीक पे। इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि मैक्सिमम का अपना एक समय है 8 वीक पे होता है। प्रेग्नेंट फीमेल में 8 वीक पर एससीजी का लेवल मैक्सिमम मिले तो वो नॉर्मल है, लेकिन 8 वीक के अलावा और कभी मैक्सिमम मिले, दूसरे वीक पे, चौथे वीक पे, 10वें वीक पे, 12वें वीक पे, 18वें वीक पे, 8 वीक के अलावा और किसी वीक पर यदि एससीजी का लेवल मैक्सिमम है तो वो कंडीशन कैंसर कंडीशन है, हमारे डिसऑर्डर में जानी जाती है, नाम है मोलार प्रेगनेंसी। बिल्कुल एससीजी की बात चल रही है तो इसकी बात भी आप कर लीजिए कि मैक्सिमम लेवल आपको 8 वीक पे दिखाई देता है, और यदि एक प्रेग्नेंट फीमेल में ये मैक्सिमम लेवल 8 वीक के अलावा भी किसी और वीक पे दिखाई दे रहा है तो वो कंडीशन हो चुकी है मोलार प्रेगनेंसी, कंडीशन ऑफ कैंसर। ये था हमारे पास प्लासेंटा से रिलीज होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1 हार्मोन। हार्मोन का नाम है एससीजी। एससीजी को फंक्शन बताए गए। एससीजी का फंक्शन है प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करना। वो प्रोजेस्टेरोन शुरुआत के 3 महीने कार्पस ल्यूटियम निकालती है तो उसको भी मेंटेन करना, और लास्ट में जी लिखा हुआ है तो गोनेडोट्रोपिक मतलब फीटस के गोनेड्स का डेवलप करना। हिस्ट्री बताई गई, इनकमिंग आउटगोइंग आना शुरू करता है 8वें दिन, मैक्सिमम हो जाता है 8वें वीक पे। वीक को लिखा गया दिनों में, दिन थे 60 से 70। मिनिमम कब होगा? 12 वीक के बाद। एब्सेंस कब होगा? बच्चे के डिलीवरी के बाद। पहले डिसअपियर कहां से होगा? यूरिन से। फिर डिसअपियर कहां से होगा? ब्लड से। मिनिमम मैक्सिमम लेवल नॉलेज के लिए कितने होते हैं? मिनिमम 10 से 20, मैक्सिमम 100 से 200। मैक्सिमम नॉर्मली कितने वीक पे? 8 वीक पे। यदि मिले 8 वीक के अलावा किसी और वीक पे, कंडीशन कैंसर, नाम मोलार प्रेगनेंसी। आते हैं नेक्स्ट वन, एससीजी के बाद में दूसरे बंधु पे। वो कौन सा हार्मोन है? वो हमारे पास है ये कैटेगरी HCS। चलिए इसको लेकर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। HCS सबसे पहले फुल फॉर्म बोल देते हैं इसकी, नाम ही छिपा हुआ है। H फॉर ह्यूमन, C से कॉरियोनिक, और S सोमैटोट्रोपिन। ह्यूमन, कॉरियोनिक, सोमैटोट्रोपिन। अब यहां पे जानने योग्य बहुत अच्छी बात, सोमैटोट्रोपिन जो लास्ट में वर्ड है वही एक चमत्कारिक शब्द है शायद हमारे इस डिस्कशन के लिए। यहां पे कंप्लीट डिस्कशन होगा ग्रोथ हार्मोन को लेकर के। एडल्ट में हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, हम सबके अंदर ग्रोथ करवाने के लिए पर्टिकुलर हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन GH। फीटल लाइफ में भी एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वो एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप होता है। हमने 12 वीक के माइलस्टोन पढ़े भी हैं कि 12 वीक पे बच्चे का एंडोक्राइन इंसुलिन, थायरॉक्सिन ये सब निकालता है। तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात ये कि जितने हार्मोन एक एडल्ट में होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में,
उतने सभी हार्मोन फीटल लाइफ में भी होते हैं, फीटल एंडोक्राइन में, सिवाय एक हार्मोन के, और वो है जीएच, ग्रोथ हार्मोन। फीटल लाइफ में ग्रोथ हार्मोन नहीं पाया जाता, उस ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करने के लिए कौन है पाया जाता? तो आंसर देना है HCS। सवाल दो प्रकार से घुमा करके पूछा जा सकता है। पहला सवाल, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में कौन सा हार्मोन नहीं देखा जाता? जवाब, ग्रोथ हार्मोन। स्टेटमेंट नंबर 2, फीटल लाइफ में ग्रोथ हार्मोन की तरह काम कौन करता है? जवाब, HCS, सोमैटोट्रोपिन। अब इसी ग्रोथ को लेकर के अपन आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। एक होता है जनरल बॉडी टिश्यू ग्रोथ, कि जितने भी शरीर के अंदर ऑर्गन है, टिश्यू हैं, सेल हैं, उनकी जनरल ग्रोथ। एक बात नंबर 2, पर्टिकुलर पूरे के पूरे स्केलेटन सिस्टम की ग्रोथ, कंकाल तंत्र, जितना भी कंकाल तंत्र फैला हुआ है, सारी बोन्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, मसल मास है, जो पूरा स्केलेटन सिस्टम है, उसकी ग्रोथ। कहने का मतलब एक ग्रोथ हो गई हार्ट की, लंग्स की, लीवर की, किडनी की, ब्रेन की, जनरल टिश्यू ग्रोथ। दूसरा, फीमर की, टीबिया की, ह्यूमरस की, स्कैपुला की, स्कल की, स्केलेटन ग्रोथ। और तीसरा होता है स्केलेटन मैच्योरिटी। स्केलेटन ग्रोथ का मतलब है सिर्फ हड्डी की लंबाई चौड़ाई बढ़ना। मैच्योरिटी का मतलब है उस बोन के अंदर मिनरल्स का, फाइबर्स का, बोन मैरो का डिपॉजिट होना। तो इन तीन चीज के लिए तीन पर्टिकुलर हार्मोन है, एकदम पॉइंट आउट करेंगे, आपको एग्जाम में सीधा जवाब देना है, हिट करना है और सिलेक्शन लेना है। तीन स्टेटमेंट के लिए 1 बाय 1 बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूं। नंबर 1 लाइन में बोर्ड पर लिखता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक मैंने बोलता हूं जनरल ग्रोथ, बॉडी के अंदर होने वाली जनरल ग्रोथ, जितने भी नॉर्मल टिश्यू हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार? एक मैंने बोला स्केलेटन ग्रोथ, सिर्फ और सिर्फ कंकाल तंत्र, हड्डियों के ढांचे को बड़ा करने के लिए स्केलेटन ग्रोथ। थर्ड लिख रहा हूं मैं स्केलेटन मैच्योरेशन, जो हड्डी का कंकाल तंत्र आपने बड़ा ढांचे के रूप में खड़ा कर दिया, उसके अंदर मिनरल्स और बोन मैरो बढ़ना। इन तीनों के लिए दोस्तों अपने पास तीन तीन पर्टिकुलर हार्मोन निकल करके आएंगे और उन्हीं के जवाब आपको यहां पे बता रहा हूं मैं, गौर से सुनने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 1, जनरल ग्रोथ के लिए वही जिम्मेदार है जो पढ़ रहे हैं, नाम है HCS। स्केलेटन ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है IGF। ये IGF क्या है? इंसुलिन है। IGF इंसुलिन है, और क्योंकि वो ग्रोथ का काम कर रहा है तो नाम है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन अपने पास हार्मोन 12 वीक पे निकलता है, बता दिया था मैंने। और जब 12 वीक पे निकलते समय बताया था तो ये भी कहा था इनका एग्जैक्ट फंक्शन है जो प्लासेंटा फंक्शन में पढ़ेंगे, और वो अपन सामने कर रहे हैं। वो इंसुलिन जो 12 वीक पे निकलना शुरू कर देता है, वो ग्रोथ करवा रहा है। फुल फॉर्म इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, IGF। लगता बड़ा इंटरेस्टिंग है, मूवी की तरह KGF जैसे आई थी, यहां पे IGF है। नेक्स्ट वन, मैच्योरेशन वाली बात आएगी तो वहां पर अपने पास हार्मोन जाएगा थायरॉक्सिन। इंसुलिन के अलावा 12 वीक पे निकलने वाला एक और हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। तो यहां पे सीधे सटाक पूछे जाने वाले जो ये MCQ हैं आपके सामने बोर्ड पे मैंने बना दिए हैं, इन्हें बड़े ध्यान से देखें। दूसरा हार्मोन HCS, वहां ये लाइन ली गई कि पूरी फीटल लाइफ में कौन सा हार्मोन नहीं होता है? जवाब देना है ग्रोथ हार्मोन नहीं होता। ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? जवाब देना है सोमैटोट्रोपिन होता है। फिर 3 सीधे एकदम स्टेटमेंट, पूरे शरीर की जनरल ग्रोथ करवानी है तो HCS, कंकाल तंत्र की करवानी है तो IGF, कंकाल तंत्र को मैच्योर करना है तो थायरॉक्सिन। ये 3 हार्मोन, ये अपने पास सेकंड कैटेगरी HCS की। नेक्स्ट वन, टर्मिनोलॉजी में अपने पास अगला हार्मोन कौन सा बचा था, कौन सा आया था? तो नाम लेते हैं HPL। एक चीज याद रहे, प्लासेंटा हार्मोनल फंक्शन में कितने हार्मोन पढ़ने हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हार्मोन पूरे कितने पढ़ने थे? 5 पढ़ने थे। HCG, HCS, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। बात क्या याद रखने के लिए बताई गई थी? ये सारे के सारे जितने भी हार्मोन है कब निकलते हैं? 12 वीक के बाद। सिर्फ एक कब निकलता है? 12 वीक से पहले। 12 वीक से पहले वाला कौन था? HCG। तो आपके सामने जो बोर्ड में मेंशन करा है HPL, इसके लिए मैं पूछूं आपसे कब निकलेगा? 12 वीक के बाद। इससे बनने वाले सवाल गौर से सुने, फुल फॉर्म ले लेते हैं। HPL
फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। नाम आया निकल के ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और दोस्तों इस लैक्टोजन का जो रिलेशन निकल के आएगा वो रिलेशन निकल के आ रहा है इस चीज से, लैक्टेशन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का संबंध निकल के आ रहा है किससे? लैक्टेशन से। जानने वाली बात, ध्यान देने वाली बात, लैक्टेशन अपन जानते हैं क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस। लैक्टेशन क्या है? मां के द्वारा नवजात बच्चे को दूध पिलाना। यह लैक्टेशन वाला काम कब होगा? प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद? सिंपल सा लॉजिक है, डिलीवरी के बाद। लेकिन गौर करने वाली बात कि लैक्टेशन भले ही होगा बच्चे के डिलीवरी के बाद, 9 महीने कंप्लीट करने के बाद, लेकिन उसकी तैयारियां शुरू कर दी जाती है प्रेगनेंसी में ही। लैक्टेशन करवाने वाला ऑर्गन है हमारे पास ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड। तो उन ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड्स को प्रेगनेंसी में ही प्रिपेयर किया जाता है। यह बात याद दिला करके कि तुम अभी से तैयार होना शुरू हो जाओ, क्योंकि 9 महीने बाद जब फिटस डिलीवर होगा, बेबी डिलीवर होगा, तो वहां आपको उसे लैक्टेशन करवाना है। तो एक बहुत अच्छा एमसीक्यू बनता है, क्या लैक्टेशन वाले ब्रेस्ट चेंज प्रेगनेंसी में आते हैं? क्या लैक्टेशन वाले ब्रेस्ट चेंज प्रेगनेंसी में आते हैं? जवाब देना है हां आते हैं। किसके कारण आते हैं? HPL के कारण आते हैं। कितने वीक पे आते हैं? 12 वीक से पहले या 12 वीक के बाद? जवाब देना है 12 वीक के बाद। और यही कारण है कि प्रेग्नेंट फीमेल में कभी कभार देखा जाता है कि उनके ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड में मिल्क भर जाता है और वो कोलेस्ट्रम निप्पल से सिक्रेशन के तौर पे रिलीज होना भी शुरू कर देता है। यह सवाल मॉसबी के अंदर मेंशन है। उस मॉसबी के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज दी हुई है कि प्रेगनेंसी में कोलेस्ट्रम कब देखा जाता है? आंसर देना है वहां पे 12 वीक के बाद में। यह बात चल रही है HPL को लेकर। तो HPL का पूरा जो रिलेशन है वो लैक्टोजन का लैक्टेशन से है। लैक्टेशन वाला काम लेबर के बाद होता है, पर तैयारी लेबर से पहले होती है। समय बता दिया 12 वीक के बाद, क्योंकि HPL हार्मोन कब निकलता है? 12 वीक के बाद। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज, जब एक लैक्टेशन वाला काम होता है, जब एक मां बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है, तो वो अपने शरीर का बहुत सारा न्यूट्रिएंट मिल्क के रूप में बच्चे तक पहुंचाती है। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट फूड पार्टिकल के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। मां खुद प्रोटीन खाती है जिससे उसका एमिनो एसिड बच्चे में जाए। मां बच्चे को प्रोटीन नहीं देती, उसका एमिनो एसिड देती है। मां खुद लिपिड खाती है ताकि उसकी एनर्जी बच्चे में जाए। तो बात ये चल रही है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर हम जो मटेरियल ट्रांसफर करते हैं वो पूरा मेटाबोलाइज ट्रांसफर करते हैं, सर्कुलेटरी वाला ट्रांसफर करते हैं। तो HPL हार्मोन भी ये काम करने में समर्थ है। HPL हार्मोन भी बड़े बड़े फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करके उन्हें छोटे छोटे न्यूट्रिएंट में चेंज करता है। रिएक्शन के नाम बोर्ड पर लिखता हूं, गौर से देखिएगा। रिएक्शन के नाम सामने बोर्ड पर मेंशन है इस नाम से। नाम लिखा प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन को तोड़ दो। नाम लिखा हाइड्रोलाइसिस, सबको पानी में घोल दो। नाम लिया लाइपोलाइसिस, लिपिड को भी तोड़ दो। अब आप समझ जाइए, मैंने एक्सप्लेन किया कि तोड़ा फोड़ी का काम लगातार क्यों चल रहा है, क्योंकि इस तोड़ा फोड़ी का मतलब है लार्ज साइज फूड पार्टिकल को स्मॉल साइज न्यूट्रिएंट में चेंज करना, ताकि जब ये न्यूबॉर्न बेबी को डिलीवर हो तो उसके लिए इजीली डाइजेस्टेबल हो। तो ये रिएक्शन करवाने के लिए भी बॉडी में HPL जिम्मेदार है। एक प्रेग्नेंट फीमेल में 12 वीक के बाद में इन रिएक्शन को करवाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन होगा? HPL। नेक्स्ट वन जो 2 हार्मोन है उन्हें हमने हमारे चैप्टर के शुरुआत में काफी डिटेल में पढ़ लिया था, जिनका नाम महानुभावों का हमने लिखा था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सब्जेक्ट की शुरुआत में इन दोनों हार्मोन के फंक्शंस को अच्छे से डिस्कस किया जा चुका है। तो हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ इनका लेवल आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी में कैसे कैसे वेरी करता है, उसे सुन लीजिए सिर्फ। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फंक्शन कई बार आपको बताए जा चुके हैं। सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी एक्सप्लेन किए गए थे। यहां काम पड़ सकता है उस हार्मोन के लेवल का, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ उतना ही याद रख लीजिए।
एस्ट्रोजन का लेवल जो वेरी करता है वो 0.05 से 30 नैनोग्राम पर एमएल। प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल वेरी करता है वो 25 टू 300 25 से 300 नैनोग्राम पर एमएल। मेंशन करता हूं, सिर्फ ध्यान में रखने वाली एक बात है, कभी काम पड़ जाए तो अलग बात है। ये ऊपर जो मेंशन किया ये एस्ट्रोजन का लेवल है और नीचे की तरफ जो मेंशन कर रहे हैं वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है। इन दोनों में भी लड़ाई करवा दूं तो आप मुझे बताओ प्रेगनेंसी को संभालने वाला मेजर कौन सा है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन? इस लिहाज से यदि आप सवाल पूछोगे, इस लिहाज से यदि एग्जामिनर सवाल पूछेगा इन दोनों के अंदर से ज्यादा रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, जवाब जाता है प्रोजेस्टेरोन। तो क्यों ना यहां से एक एमसीक्यू बना लिया जाए। क्या एमसीक्यू बना सकते हैं कि एक फीमेल को प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए तो कितना मिनिमम लेवल होना चाहिए? सामने बोर्ड पर मेंशन करवा भी दिया है मैंने, वो मिनिमम लेवल कितना है 25। इस 25 के बोलने का मतलब क्या है कि यदि एक फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल 25 नैनोग्राम से भी कम होगा, मतलब उसकी प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रह सकती। तो ये सारे अपन ने जो आज के लेक्चर में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं अभी तक, वो सारे के सारे बताते हैं प्लेसेंटा के हार्मोनल फंक्शंस को। आप उन सबको 1 बाय 1 देख सकते हैं। हमारी स्टार्टिंग थी हार्मोनल फंक्शन से। बताए गए हार्मोनल फंक्शन के अंदर क्लासिफिकेशन में होती है 2 कैटेगरी, नेचर के आधार पे, प्रोटीन नेचर, स्टेरॉयड नेचर। हार्मोन की संख्या है पूरी 5। उन सभी के अंदर एक कॉमन सी बात है, सारे के सारे हार्मोन रिलीज होते हैं अपने पास 12 वीक के बाद। केवल इकलौता एक हार्मोन है जो रिलीज होता है 12 वीक से पहले, उसका नाम था एचसीजी। स्टार्ट किया गया इन 5 हार्मोन की कैटेगरी में नंबर 1 एचसीजी को। तो एचसीजी के सबसे पहले फंक्शन प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करना, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना और फीटल के गोनेट्स को डेवलप करना। फिर इसके ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल, एक निबंध, इनकमिंग कब 8वें दिन, मैक्सिमम कब 8वें वीक। 8वें वीक को लिखा दिनों में, दिन के नाम था 60 से 70। मिनिमम कब 12 वीक के बाद, एब्सेंस कब डिलीवरी के बाद। एब्सेंस पहले कहां से होगा, यूरिन से, उसके बाद कहां से होगा, ब्लड से। नॉर्मली एचसीजी का मैक्सिमम लेवल प्रेगनेंसी में कितने वीक पे देखने को मिलता है, जवाब देना है 8 वीक पे। यदि ये मैक्सिमम लेवल मिले 8 वीक के बाद, कंडीशन कैंसर, कैंसर का नाम मोलार प्रेगनेंसी। अगले बंधु को हमने देखा, नाम था उसका एचसीएस। सवाल नंबर 1 यहां से यह बनता है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में कौन सा हार्मोन नहीं होता, जवाब ग्रोथ हार्मोन। उसकी तरह काम करने वाला कौन सा होता है, जवाब एचसीएस हार्मोन। उसके बाद धमाकेदार 3 लाइनें बैक टू बैक, शरीर की जनरल ग्रोथ के लिए एचसीएस, कंकाल तंत्र ग्रोथ के लिए आईजीएफ, कंकाल तंत्र के मैचुरेशन के लिए थायरोक्सिन। 3 नाम। अगली कैटेगरी में शामिल था हमारे पास हार्मोन एचपीएल। सीधा संबंध था लैक्टेशन से। क्या लैक्टेशन प्रेगनेंसी में होता है, नहीं। क्या लैक्टेशन की तैयारियां प्रेगनेंसी में होती है, हाँ। कितने वीक के बाद, 12 वीक के बाद। तैयारियों के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, बड़े पार्टिकल को स्मॉल में कर रहे हैं, इसीलिए हर एंजाइमेटिक रिएक्शन के पीछे क्या लगा दिया, लाइसिस लगा दिया। 2 स्टेरॉयड हार्मोन जिनके फंक्शन अपन जानते हैं, पता लगाना था सिर्फ लेवल, नाम था एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। लेवल सामने बोर्ड पर मेंशन है। ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल किसका होगा, उसी का ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो हमारे प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और वो कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये सारे अपने पास थे प्लासेंटल फंक्शन। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन अपनी अगली कंडीशन को, जिसमें शामिल करेंगे नाम, प्लासेंटा से ही एसोसिएट एक स्ट्रक्चर, अम्बलाइकल कोड। जायगोट डेवलपमेंट के खुशनुमा 5 दिन का दौरान यदि आपके दिमाग में लगातार पुनरावृत्ति की तरह चलता रहेगा तो आने वाली बोर्ड पे हर नई चीज के बारे में आपका पहले से ही अवलोकन हो चुका होगा। याद करें, क्या हमने डेवलपमेंटल डेज 1, 4, 5, 8, 12 में अम्बलाइकल कोड संबंधित कुछ पढ़ा था, तो याद आ जाएगा। अम्बलाइकल कोड को बनाने वाला बॉडी स्टॉक, वो बॉडी स्टॉक जो किससे बना था, मीजनकाइमा से। याद करें इस चीज को, मैंने कहा था मीजनकाइमा नीचे लटक गई और जम गई रस्सी, जी हां वही अम्बलाइकल कोड है। यहां उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है उसको लेके अपन चर्चा करते हैं। तो अम्बलाइकल कोड के बारे में बड़ी जनरल सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहें तो सुनिए। अम्बलाइकल कोड को रिप्रेजेंट करें, कैसे अवेलेबल होती है, तो ये यूटेराइन कैविटी, इस कैविटी में अटैच कर दीजिए प्लासेंटा को, और
बना दीजिए यहां पे बाल गोपाल को, और फिर इन्हें जोड़ने वाली रस्सी बता दीजिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड। जनरल सी फीलिंग है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के इंट्रो में अपन चल रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उन्हें सुने वन बाय वन। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? इट इज ए कनेक्शन। कनेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड बोल रहा है कि मेरा एक और नाम है, उस नाम को सुन लेंगे तो शायद ऑटोमेटिकली मेरा मीनिंग भी आप क्लियर कर पाएंगे। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम बताया जाता है फ्यूनिस, FUNIS। अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम फ्यूनिस। अब फ्यूनिस जो वर्ड है, जो बोलना चाहता है अपने बारे में, कह सकते हैं फ्यूनिस का मतलब एक प्रकार से फ्यूज होना, और फ्यूज का मतलब क्या होता है? मिल जाना। तो ये एक मिलाने वाली रस्सी है। अम्बिलिकल कॉर्ड फ्यूनिस इसका अनदर नेम है। फ्यूनिस को लिंक कर रहे हैं अपन किससे? फ्यूज से, और फ्यूज का मतलब होता है मिला देना। तो ये एक मिलाने वाली रस्सी है, और मिलाने वाली चीज को क्या कहते हैं अपन? कनेक्शन। तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज ए कनेक्शन। दिखाई दे रहा है किस किस के बीच? ये प्लेसेंटा और ये बच्चा, कनेक्शन बिटवीन प्लासेंटा एंड फीटस। तो एक हल्का सा इंट्रो, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी कोई समस्या। तो अम्बिलिकल कॉर्ड एक कनेक्शन है प्लेसेंटा और फीटस के बीच में। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। इसकी शेप को इंग्लिश वर्णमाला के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिप्रेजेंट करें, देखें कैसे। तो बोल सकते हैं ये ऊपर की तरफ ये लाइन प्लासेंटा की, और ये नीचे की तरफ रस्सी। तो ये कभी कभार बोलते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड की शेप कैसी होती है? इंग्लिश अल्फाबेट टी की तरह, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर टी की शेप में से बताया जाता है। बोल रहा है, बोलने दीजिए। और फिर इसकी जनरल एनाटॉमी, लंबाई कितनी? लंबाई की रेंज अपने पास है अम्बिलिकल कॉर्ड की 30 से 100 सेंटीमीटर, ये रेंज है। और यदि कोई कहे रेंज के बजाय आप एक लाइन में आंसर दें, तो जवाब देना पड़ता है आपको 50 सेंटीमीटर। तो आइडियली तो अपने पास रेंज 30 से 100 है, पर एग्जैक्ट बोले तो 50 सेंटीमीटर है। और पहली बार मैंने यहां पर किसी को सर्किल में, स्क्वायर में क्लोज किया है। अभी तक मैं आपको अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में एकदम जनरल सी जो इंफॉर्मेशन है वो दिए जा रहा था, जहां से सवाल बनने की संभावना बहुत कम थी। पहली बार जहां से सवाल बनने की संभावना मैक्सिमम होती लग रही है अपने को, उसे मैंने ऊपर सर्किल में क्लोज किया है। अभी तक क्या देखा अपन ने? अम्बिलिकल कॉर्ड है, फ्यूनिस है, फ्यूजन है, कनेक्शन है, टी शेप है, बच्चे को, प्लासेंटा को। मेजर थिंग, सवाल बनता है लंबाई से, एग्जैक्ट पूछता है, जवाब देना है 50 सेंटीमीटर। नो डाउट एक एग्जाम के अंदर क्लोज बाउंड्री वाला सवाल पूछा गया है। अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन बड़े डेंजर रखे थे उसने, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। इतना कम मार्जिन का क्वेश्चन जनरली देखा नहीं जाता है, पर एग्जामिनर ने दिखाया, तो वहां पे जवाब देना है 50 सेंटीमीटर। रेंज से हमें फायदा क्या होगा? कुछ ही देर में पढ़ेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड की अब नॉर्मलिटियां। नाम आएगा शॉर्ट कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड, छोटी और लंबी। तो छोटी लंबी किस आधार पे? लंबाई के आधार पे। तो जवाब 30 से 100। यहां पे एक बहुत अच्छी किताब जो अपन फॉलो भी करते हैं, उसने आंसर वेरिएशन दे रखा है, हमें वो नहीं मानना। यहां रेंज लिख दी है मैंने कि 30 सेंटीमीटर से कम शॉर्ट कॉर्ड, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा लॉन्ग कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में जनरल एनाटॉमी के रिगार्डिंग जो कुछ बातें कही जा रही है वो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब डेवलपमेंट इसका अपन जानते हैं कि बॉडी स्टार्क से हुआ है, मेसेनकाइमा से हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर तो मेजर इंफॉर्मेशन इस बारे में। देखो दोस्तों, सवाल तो बहुत ही कॉमन है, और इतना कॉमन है कि बहुत बार पूछा भी जा चुका है, और सामने बैठे हुए पढ़ रहे मेरे बहुत से साथियों को इसका जवाब आसानी से भी आता है। कुछ लोग ज्यादा जान लेते हैं तो फिर वो डबल आंसर देना शुरू करते हैं। सवाल बड़ा सिंपल, अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं? साधारण से पूछे गए सवाल को समझदारी से कैसे जवाब देना है, आप आज सामने मुझसे यहां पर सीखेंगे। क्या है? सब जने जो बेसिक इंफॉर्मेशन रखते हैं वो जवाब देंगे 3,
कुछ लोग जो बार बार रिपीट करके मैच्योर हो चुके हैं वो पहुंच जाते हैं जवाब 4 पे। तो यहां पे आप देखिएगा, गौर करने वाली बात यह है, प्रेगनेंसी के माइलस्टोन में आपसे जो इंफॉर्मेशन ली जाती है, आपको जवाब एट टर्म मान के देना है। एट टर्म। यदि एग्जामिनर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो यह मान के चल लीजिए वो पूछना चाहता है एट टर्म। जब तक एग्जामिनर कलाकारी ना करे, खुद होशियारी ना दिखाएं। यदि एग्जामिनर ने कहा कि अम्बिलिकल कोड में वेसल्स कितनी होती है, मान के चल लेना वो 9वें महीने एट टर्म की पूछ रहा है, जवाब देना है 3। यदि वो स्पेसिफाई करे डिलीवरी के समय कितनी होती है, तो डिलीवरी वाला समय भी कौन सा है, 9 मंथ वाला, तब भी जवाब क्या देना है, 3। अलग से यदि एग्जामिनर कलाकारी करके आपको पूछे 4 महीने तक अम्बिलिकल वेसल्स कितनी होती हैं, तो आपको जवाब देना है 4। तो ये मेरा डिस्कशन सभी साथियों के लिए जो कभी कभार अपने दिमाग में अम्बिलिकल वेसल्स के नंबर को 3 और 4 रख लेते हैं। दिमाग में रखिए, कोई डाउट नहीं है, पर सामने जब एग्जामिनर पूछे तो वहां एग्जैक्ट आंसर देकर के आना है। समझाने का मेरा पर्पस ये है, जब भी आपसे एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बनेगा तो वो आपसे इंफॉर्मेशन एट टर्म 9वें महीने डिलीवरी की ही पूछने वाला है। यदि एग्जामिनर स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो भी वो 9वें महीने की ही बात कर रहा है। फिर से सुनिए, सवाल पूछे अम्बिलिकल कोड में वेसल कितनी, 3, 9वें महीने पे कितनी, 3, चौथे महीने तक कितनी, 4। अब जानते हैं इनके अंदर की और इंफॉर्मेशंस को। तो नंबर 1 पहले ये देखें, अम्बिलिकल वेसल्स अम्बिलिकल कोड में जो मिलती हैं वो फीटस से ओरिजिनेट होती है। माहौल पूरा कैसा होता है, सीन 1 बाय 1 देखना। सीन अपने पास ये है कि ऊपर प्लेसेंटा होता है, उससे मीसेनकाइमा निकलता है, नीचे फीटस या बाबू सोता है, और जो हमारी अम्बिलिकल वेसल्स हैं वो फीटस ही निकालता है। तो यहां पे एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सभी जनों के लिए। यदि मैं छोटा सा सवाल पूछ लूं, अम्बिलिकल कोड कौन बनाता है, प्लासेंटा या फीटस? ये तो अपन ने जान लिया कि अम्बिलिकल कोड इज ए कनेक्शन बिटवीन प्लासेंटा एंड फीटस। लेकिन यहां पे बहुत छोटा सवाल पूछ रहा हूं, अम्बिलिकल कोड बनाता कौन है? तो सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करें इस बाउंड्री पे कि यहां पे कौन कौन है। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, 2 जने हैं। एक तो है बाहर का आवरण जिसे बोलते हैं मीसेनकाइमा, बाहर का कवर, बाहर का आवरण जिसे बोलते हैं मीसेनकाइमा, वो दिया है प्लेसेंटा ने। और अंदर की जो ये चीजें हैं वो हैं ब्लड वेसल्स, और वो वेसल्स किसने दी है, फीटस ने। तो अब अम्बिलिकल कोड में 2 जने हो गए, एक मीसेनकाइमा का आवरण, दूसरा अम्बिलिकल वेसल्स का पाया जाना। तो इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन होती है, ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल 100% किसके द्वारा बनाई जाती है, बच्चे के द्वारा। अम्बिलिकल कोड में किसकी ब्लड वेसल्स होती है, मां की या बच्चे की, बच्चे की। तो कोड को बनाया भी किसने, बच्चे ने। हल्का सा नॉलेजेबल थिंग है, माइंड में रखना और जवाब मुझे देना, अम्बिलिकल कोड में किसका ब्लड बहता है। गलत जवाब मत दे देना जल्दीबाजी के अंदर। अम्बिलिकल कोड में किसका ब्लड होता है? ऑप्शन नंबर 1 मैटरनल, ऑप्शन नंबर बी फीटल, ऑप्शन नंबर 3 बोथ, ऑप्शन 4 नन। क्या जवाब देंगे, क्या जवाब है? जवाब है फीटल। अम्बिलिकल कोड में अम्बिलिकल वेसल्स बनाई बच्चे ने, तो 100% वो अम्बिलिकल आर्टरी हो या अम्बिलिकल वेन हो, उसमें ब्लड किसका होता है, बच्चे का, वहां पे मदर का नहीं होता। और इसीलिए अपन आगे पढ़ेंगे, एक एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है फीटल ब्लड सैंपलिंग। फीटल ब्लड सैंपलिंग
एक एडल्ट में ब्लड सैंपल लेना होता है, हाथ आगे कर लो, लैब टेक्नीशियन निकाल लेगा, पर फीटल ब्लड सैंपल है तो बच्चे के हाथ को निकाल के बाहर नहीं लाते। हमें पता होना चाहिए बच्चे ने अपना ब्लड कहां लटका रखा है, बाहर अम्बिलिकल कोर्ड में, तो ब्लड सैंपल कहां से लेते हैं, अम्बिलिकल कोर्ड से। इन बातों को याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। वेसल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। सबसे पहले तो यह क्लियर कर दें कि अम्बिलिकल वेसल्स के नंबर कितने होते हैं। जब भी एग्जामिनर पूछे तो जब तक एग्जामिनर ने कलाकारी नहीं करी है हमारे पास आंसर 3 है, अलग से पर्टिकुलर पूछे टाइम देकर 4 महीने तक तो आंसर जाना है 4। लिख देता हूं बोर्ड पे। अम्बिलिकल वेसल आपने पढ़ लिया कितनी होती हैं, 3 होती हैं, और 3 में कौन कौन है, 2 हमारे पास आर्टरी हैं और एक अपने पास वेन है। और ना जाने दोस्तों ये वाली बात कितनी दफा परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि कितनी आर्टरी कितनी वेन। अब बात करें एक अलग कंडीशन की, वो मैं लिखता हूं यहां पे। यहां वाली बात यदि एग्जामिनर पूछे तो ही जवाब देना, नहीं पूछे तो कलाकार मत बनना। अप टू 4 मंथ, 4 महीने तक क्या सीन होता है, तो 4 महीने तक के सीन को आप ये बोलते हैं 4 महीने तक 2 आर्टरी 2 वेन, मतलब कुल कितनी होती हैं 4। 4 महीने तक 4 होती हैं। उसके बाद 3 रह गए। कम किस में हुआ, कमी आई वेन में, कमी आई वेन में। तो वेन कमी हो जाती है, कौन सी कम होती है उसके लिए सुने। अम्बिलिकल वेन 4 महीने तक 2 होती हैं। अम्बिलिकल वेन 4 महीने तक 2 होती हैं। नाम है राइट अम्बिलिकल वेन और लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। उनमें से कौन सी चली जाती है, कौन सी बच जाती है, उसके लिए एक स्लोगन है, याद कर लें। स्लोगन है लेफ्ट इज लेफ्ट। एक लाइन लिखी मैंने, लेफ्ट इज लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाली ही बची है। तो ऑटोमेटिकली जानने योग्य वाली बात कौन सी चली गई है, राइट चली गई है। फीटल लाइफ में 4 महीने तक अम्बिलिकल वेसल्स के नंबर होते हैं 4, 2 अम्बिलिकल आर्टरी 2 अम्बिलिकल वेन। 4 महीने के बाद डिसअपियर हो जाती है राइट अम्बिलिकल वेन और बच जाती है सिर्फ एक लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। इसीलिए 9वें महीने तक डिलीवरी के समय, अंतिम समय, प्लेसेंटा निकलने के बाद आपको कितनी दिखाई देंगी, सिर्फ 3 वेसल्स वहां पे दिखाई देंगी। तो ये इंफॉर्मेशन अम्बिलिकल कोर्ड की वेसल्स के बारे में। और अब हम डिस्कस करेंगे हमारे सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, नाम है एबनॉर्मलिटीज। दोस्तों सेगमेंट का नाम है एबनॉर्मलिटीज, और वो एबनॉर्मलिटीज दोनों की पढ़ेंगे अपन, प्लासेंटा की भी और अम्बिलिकल कोर्ड की भी। 1 बाय 1 उन्हें देखना शुरू करते हैं। ये एबनॉर्मलिटीज काफी फेमस हो चुकी हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं। आपको याद हो जो मैंने प्लासेंटा हेडिंग से पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन करवाया था, वहां पर एम्स रायपुर के 3 सवाल को बैक टू बैक जो डिस्कशन किया था वो भी एबनॉर्मलिटी से कोरिलेटेड थे। तो एकदम अपने आप को तैयार कर लीजिए आने वाली एबनॉर्मलिटीज को डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले लेते हैं अपन एबनॉर्मलिटी प्लेसेंटा की। प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी जो विशेष है उसे जोर देके बताया जाएगा, बाकी के बारे में हल्की इंफॉर्मेशन। प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी में बात करता हूं मैं नंबर 1, और वो स्पेसिफिक है इस कारण, निटाबुक लेयर डेफिशिएंसी। हमने प्लेसेंटा की एनाटॉमी में एक विशेष लेयर निटाबुक लेयर देखी है। उस निटाबुक लेयर को लेके मैंने काफी डिस्कशन भी किया था कि वो मार्जिन पे पाई जाती है जिससे कोरियन डेसिडो में अंदर तक नहीं जा पाता है। अब यदि निटाबुक लेयर नहीं होगी तो क्या होगा, तो वहां पे नाम निकल के आते हैं। उसका प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से है, गौर करके देखिएगा। अपन बना रहे हैं यूटेराइन लेयर, ये सबसे बाहर की पेरीमेट्रियम, ये बीच वाली मायोमेट्रियम, ये अंदर वाली एंडोमेट्रियम जो हो चुकी है डेसिडुआ, और इसी डेसिडुआ पे कौन अटैक करता है, कोरियन। यूटेराइन लेयर को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम है, लैंग्वेज मेंशन कर देता हूं। यूट्रस की सबसे बाहर की परत पेरीमेट्रियम, बीच वाली परत मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली प्रेगनेंसी में किस नाम से जानी जा रही है, डेसिडुआ, और ये जो ब्लैक इंडिकेटर है ये अपने पास कौन है, कोरियन।
हम जानते हैं कि प्लासेंटा वाले स्ट्रक्चर में निटाबुक लेयर कहां पाई जाती है, तो लेयर पाई जाती है यहां मार्जिन्स पे। और मैं बोलना चाहता हूं प्लासेंटा में पहली अपन एबनॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं, एक ऐसी एबनॉर्मलिटी जिसके अंदर निटाबुक लेयर डेफिशिएंट थी। तो क्या होता है, तो देखिए यहां पे ये कोरियन कलाकारी करके कैसे कैसे कर रहा है, हो सकता है इसे पार करके इस तरफ बढ़े, एक बात, बढ़ता बढ़ता इसके अंदर तक पहुंच जाए, और तीसरी बात इसे पार करके निकल जाए। इन तीन मार्कर को बोल्ड करके बता रहा हूं, गौर से देखिएगा। एक लोकेशन ये रही, एक लोकेशन ये रही, एक लोकेशन यहां पर है। ये तीन नाम डिसऑर्डर के हैं और इन डिसऑर्डर को मेंशन करते हैं इस नाम से। एक का नाम है एक्रीटा, दूसरा अपने पास नाम आता है इनक्रीटा, एंड थर्ड वन अपने पास टर्म आ रही है परक्रीटा। और ये बड़ी ही सुंदर तीनों टर्म हैं, आसानी से बताई जा सकती है। निटाबुक लेयर की डेफिशिएंसी से बनने वाली तीन कंडीशन नाम है एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा। तीनों की परिभाषा मायोमेट्रियम को लेके दी जा सकती है। कैसे कैसे? एक्रीटा मायोमेट्रियम की तरफ आ रहा है, इनक्रीटा मायोमेट्रियम में आ गया है, परक्रीटा मायोमेट्रियम के पार निकल गया है। आ रहा है एक्रीटा, आ गया है इनक्रीटा, पार कर गया परक्रीटा। कभी कभी माहौल में, अकेले तन्हाई में, सन्नाटे में, कमरे के कोने में इन तीन लाइनों का दौरान आंख बंद करके करेंगे तो होने वाली फीलिंग जबरदस्त होती है, वाइब्रेशन आ सकते हैं। फील कीजिए एक बार, आ रहा है, आ गया है, पार हो गया है। तीन नाम निकल के आ रहे हैं, एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है, तभी तो वो आ रहा है। रोकने वाले को तो हटा दिया। रोकने वाले का नाम क्या होता था? निटाबुक लेयर। तो इनकी डेफिशिएंसी से बनने वाली तीन कंडीशंस ये रही। नेक्स्ट वन आते हैं प्लेसेंटा की एक बहुत इंपॉर्टेंट एबनॉर्मल फाइंडिंग को लेकर के, नाम है सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट प्लासेंटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एबनॉर्मल फाइंडिंग है, 100% जनरेटेबल एमसीक्यू कंडीशन है सर्कमवैलेट प्लासेंटा। सबसे पहले इसका दूसरा नाम भी सुन लीजिए, वो नाम है प्लासेंटा एक्स्ट्राकोरियालिस। प्लासेंटा एक्स्ट्राकोरियालिस इसी का दूसरा नाम है, इसलिए अलग से भ्रमित ना हो, इसी को अंदर शामिल करके चले। कंडीशन है सर्कमवैलेट प्लेसेंटा या प्लासेंटा एक्स्ट्राकोरियालिस। इसका हैंडमेड डायग्राम और जो बुकिश डायग्राम है दोनों आपको विजुअलाइज कराऊंगा सामने की तरफ में। फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो इसमें यह बताना चाहता है प्लासेंटा को बनाने के लिए जो दो बेसिक प्लेट होती हैं, मैटरनल प्लेट, फीटल प्लेट, डेसिडुआ और कोरियन, ये दो नाम जो हैं, ऊपर डेसिडुआ होता है, नीचे कोरियन होता है। ये चीजें दो प्लेट होती हैं, उनमें से आपको प्रेजेंट करके बताऊं, ये मैंने दो हाथ क्यों रख रखे हैं, ये देख लीजिए सामने है। ऊपर वाली प्लेट डेसिडुआ, नीचे वाली कोरियन। कंसंट्रेशन सिर्फ हाथ पे होना चाहिए और कहीं मत कीजिएगा, अलग आनंद आएगा। नीचे वाली कोरियन प्लेट जो है इस प्रकार हो जाए, चारों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने की बजाय सेंटर में डिप्रेस हो जाए। डेसिडुआ ऊपर वाली मदर प्लेट ज्यों की त्यों है, अपनी जगह से नहीं हिली, बस नीचे वाली क्रोनिक प्लेट बीच में धस जाए। बीच में धसना सेंट्रल डिप्रेशन, बीच में धसना सेंट्रल डिप्रेशन। तो सर्कमवैलेट प्लेसेंटा की लैंग्वेज है, व्हाट इज सर्कमवैलेट प्लेसेंटा? इट इज सेंट्रल डिप्रेशन। और गौर करके बताइए बीच में धसा कौन? डेसिडुआ या कोरियन? बीच में धसा कौन? डेसिडुआ या कोरियन? तो हम जानते हैं डेसिडुआ ज्यों की त्यों थी, धसा कौन? कोरियन। तो सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ कोरियन इज एक्सप्लेन एज सर्कमवैलेट प्लेसेंटा।
सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ कोरियन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहें। चीज क्या थी, नॉर्मल प्लेसेंटा में ये डेसिडुआ और ये कोरियन। नॉर्मल प्लेसेंटा में ऊपर वाला डेसिडुआ, नीचे वाला कोरियन। सर्कमवैलेट में देखें क्या करता हूं मैं, सर्कमवैलेट में डेसिडुआ ऐसा का ऐसा और कोरियन बेचारा कहां चला गया, इस प्रकार से। तो अब आप इस कंपैरिजन से इजीली समझ सकते हैं कि कोरियन जो पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट था वो सेंटर में आ गया। और भी बताने के तरीके हैं सर्किल के तौर पे कि मान के चल लीजिए दो सर्किल हैं, तो एक सर्किल ये रेड वाला, अपन जानते हैं रेड वाला किसे बताता है, डेसिडुआ को। दो प्लेटें थी, एक डेसिडुआ और एक कोरियन। सर्कमवैलेट प्लेसेंटा में कौन सी प्लेट छोटी हो गई, कोरियन, कौन सी एज इट इज है, डेसिडुआ। तो रेड मार्कर से जो मैंने बनाई है वो डेसिडुआ है, और इसके बीच में छोटे आकार की किसे बता सकते हो, कोरियन। तो आप मुझे बताएं क्या ये दोनों सर्किल इक्वल साइज के हैं, नहीं। कौन सा बड़ा है, डेसिडुआ, कौन सा छोटा हो गया, कोरियन। जरूरी नहीं एग्जाम के अंदर इनका कलर ब्लैक और रेड ही हो, तो वहां आपको पता होना चाहिए कौन सी सरफेस फीटस की है, कौन सी सरफेस मदर की है। ये डिफरेंशिएट करने वाला मैंने क्या बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, अम्बिलिकल कोड। तो यहां पर यदि आप सेंटर से ऐसे निकाल देंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि बीच में से कोड निकल रही है, तो छोटी वाली प्लेट किसकी है, कोरियन। और यदि कोरियन छोटा होता है तो बीमारी का नाम क्या होगा, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रख लीजिए। मैंने बिल्कुल भी आपको यहां पर रटने के लिए नहीं बोला था जब मैं पढ़ा रहा था एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इन पर ध्यान देने की बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन ये वाली कंडीशन एग्जाम में हजारों बार पूछी गई है, तो याद रखेंगे। नंबर वन थिंग, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा का दूसरा नाम प्लासेंटा एक्स्ट्राकोरियालिस। और ये कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं किस लैंग्वेज से, सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ कोरियन। डायग्राम ये भी है और डायग्राम कुछ ऐसा भी है। यहां देख लें अपन, तो ये वही वाली बात, ये बड़ा सर्किल और इसके अंदर छोटा सर्किल, जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि बड़ा वाला सर्किल डेसिडुआ, छोटा वाला सर्किल कोरियन, और उसके बीच में से निकलने वाली कंडीशन अम्बिलिकल कोड। इसका अपोजिट कंडीशन होती है मार्जिनेटा। सर्कमवैलेट के अपोजिट कंडीशन होती है मार्जिनेटा, पर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इतना स्पेसिफिक नहीं है। आते हैं अपन बैक टू बैक अपनी नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट कंडीशन पे। तो वहां पे अगला डिसऑर्डर हमारे पास निकल के आता है प्लासेंटा पॉइंट ऑफ व्यू से, नाम है प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा। सर्कमवैलेट के बाद फिर हमारे पास एग्जाम में एमसीक्यू लाने वाला अगला नाम है प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा। सक्सेंचुरिएटा के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में क्या है, प्लेसेंटा की जो ओरिजिनल डिस्क है, जो पूरा प्लेसेंटा की डिस्क होती है, उसमें से एक अलग से लोब निकल जाए, एक अलग से टुकड़ा बन जाए। प्लेसेंटा की मेन डिस्क से, मेन रिंग से एक अलग से छोटा सा टुकड़ा या छोटा सा लोब निकल के दिखाई देने लग जाए, और उस छोटे से लोब और मेन स्ट्रक्चर दोनों के बीच में वेसल्स का कनेक्शन बना रहे। जैसे कि ये प्लासेंटा की अपने पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी, अब इसी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में से अलग से ऐसा लोब निकल गया, और वो लोब हवा में नहीं उड़ रहा, वो लोब अभी भी इस प्रकार वेसल से कनेक्टेड है। ऐसी कंडीशन, ये नॉर्मल प्लेसेंटा, ये सक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा। Succenturiate placenta is a condition when the main disc of placenta develop a accessory lobe with the active connection of vessels. Succenturiate placenta is a condition when main placenta disc develop a accessory lobe with active vessels connection known as succenturiata. इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आप लोग देख सकते हैं अपने पास इस कंडीशन से। ये देखिए, ये अपने पास में मेन प्लेसेंटल की जो स्ट्रक्चर है वो, और फिर यहां पे साइड में निकलने वाला एक एक्सेसरी लोब, मेन से अलग से एक लोब और निकल गया और वो वेसल से कनेक्टेड है। नाम दे दिया प्लासेंटा सक्सेंचुरिएटा। जिस प्रकार मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस वाले में
कि सर्कमवैलेट के अपोजिट काम हो जाता है तो वो मार्जिनेटा कहलाता है। यहां मैं बताऊंगा आपको, यदि इस कंडीशन में अपन थोड़ी कलाकारी ऐसे करें कि यहां पे ये डायग्राम ऐसे बनाएं और इनके बीच में किसी प्रकार का वेसल कनेक्शन नहीं बताएं। यदि एक लोब जो अलग हुआ वो इस प्रकार अलग हुआ कि मेन लोब से कोई कनेक्शन नहीं रखता है, यदि ऐसी कंडीशन है तो वो नाम कहलाता है हमारे पास प्लेसेंटा स्पूरिया। यदि असेसरी लोब जुड़ा हुआ है तो नाम सक्सेंचुरिएटा, और यदि असेसरी लोब जुड़ा हुआ नहीं है तो नाम आ जाएगा स्पूरिया। तो प्लासेंटा की अबनॉर्मलिटी में फेमस नाम सर्कमवैलेट और दूसरा नाम अपने पास आ गया सक्सेंचुरिएटा। थर्ड वन कंडीशन देखिए, इससे अपन वैसे डिटेल करेंगे प्लासेंटा प्रीविया नाम की बीमारी में। कंडीशन है मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा, सर्कमवैलेट प्लासेंटा, सक्सेंचुरिएट प्लासेंटा के बाद नया नाम निकल के आ रहा है मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। क्या मीनिंग है सुनाई दे ध्यान से। प्लेसेंटा की नॉर्मल एनाटॉमी आप लोगों ने देखी है, नॉर्मल एनाटॉमी में मैंने सिखा रखा है आपको, प्लासेंटा बीच में से मोटा किनारे पर से पतला ऐसा पाया जाता है। मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा क्या कंडीशन होती है, यह न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को बताती है। प्लासेंटा प्रीविया में अलग से डिस्कस किया जाएगा कि एक ऐसी कंडीशन जब प्लासेंटा को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, प्लासेंटा को पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते। नॉर्मली तो क्या होता है, ये यूटेराइन कैविटी और ये लग रहा प्लासेंटा, लेकिन जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं तो वो प्लेसेंटा यूट्रस में चारों किनारों पर न्यूट्रिशन ढूंढने निकल जाता है। कैसे, इस प्रकार से प्लेसेंटा की डिस्क तो यहीं रह गई, परंतु वो न्यूट्रिशन ढूंढने के लिए इधर भी ढूंढ रहा है, इधर भी ध्यान दे रहा है, इधर भी ध्यान दे रहा है, इधर भी ध्यान दे रहा है, हर जगह जा रहा है। तो बात क्या होती है, नॉर्मली प्लासेंटा एक ही जगह इंप्लांट होता है, एक जगह रहता है, मोटा ताजा हंसता खेलता, पर जब न्यूट्रिशन की कमी होती है तो दर दर भटकता है खाने के लिए, और दर दर जगह भटकेगा तो सारे किनारों पर न्यूट्रिशन ढूंढ रहा है और हर जगह ढूंढता है, इसलिए वो फैल जाता है। ऐसा फैला हुआ प्लेसेंटा, ऐसा किनारों पर से लटका हुआ प्लेसेंटा झिल्ली नुमा प्लेसेंटा कहलाता है मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। और ये मेन फीचर है हमारे पास कौन सी कंडीशन का, प्लासेंटा प्रीविया का। तो व्हाट इज मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा? It is a condition when placenta become excessive thin on all around the margin area with the nature of fibrosis. फाइब्रोसिस का नेचर आने का कारण है न्यूट्रिशन की भारी कमी, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है सर्कुलेशन के कंटेंट। यदि प्रॉपर ब्लड वेसल्स होती, यदि प्रॉपर सर्कुलेशन होता तो अच्छा खासा कलरफुल दिखाई देता। यदि न्यूट्रिशन नहीं है, सर्कुलेशन नहीं है, तो किनारे में भी वेसल नहीं होने से रंग उड़ चुका, फाइब्रोस्ट हो गया, मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन बात करें अपन और डिसऑर्डर की, शामिल कर देते हैं उनके अंदर अम्बिलिकल कोर्ड की कंडीशन को भी। बड़ा फेमस डिसऑर्डर है कि हम जानते हैं नॉर्मली ये प्लासेंटा से अम्बिलिकल कोर्ड जुड़ती है सेंटर में। यदि कंडीशन हो जाए कि वो सेंटर से ना जुड़ करके जुड़ने लग गई मार्जिन से, यदि अम्बिलिकल कोर्ड का अटैचमेंट सेंटर की जगह ना हो करके मार्जिन पे हो जाए तो नाम आ जाता है बैटलडोर अटैचमेंट या बैटलडोर प्लेसेंटा। एक लाइन में बताई जाने वाली कंडीशन है बैटलडोर प्लेसेंटा। क्या नाम? मार्जिनल अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कोर्ड। बड़ा सिंपल सी कंडीशन है। इसके बाद बात करें, इसी से एसोसिएट एक और कंडीशन आती है, उसका नाम बोर्ड पे लिखता हूं, वो अपने पास है बैटलडोर के पास में वेलामेंटस। अब वेलामेंटस जो नाम है वो बताएगा वेसल्स के जाल को। वेलामेंटस जो शब्द है वो वेसल्स का जाल है। कैसे? तो सुनिए, नॉर्मली जो अम्बिलिकल वेसल्स होती हैं वो अम्बिलिकल कोर्ड के अंदर हैं और प्लासेंटा में जाकर के पूरा वेसल्स का जाल बनाती है नॉर्मली। वेलामेंटस कंडीशन में क्या है, यहां पर देखने को ये मिल रहा है, ये वेसल यहीं से बाहर की बाहर ही ऐसा जाल बना लेती है। यदि वेसल्स मेन डिस्क में एंट्री करने से पहले बाहर की तरफ पाई जाती है झिल्ली एमनियन। नॉर्मली वेसल्स का डिवीजन होना चाहिए था प्लासेंटा के अंदर घुसने के बाद, लेकिन यहां पे कंडीशन जब वेसल्स का पूरा माया जाल पूरा डिवीजन हो जाए घुसने से पहले
एमनियन की तरफ ही, वो कंडीशन कहलाती है वेलामेंटस। तो बैक टू बैक बोर्ड पे धनाधन ये जो नाम आ रहे हैं वो अपने डिसऑर्डर हैं। इन दोनों का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अपन देखें तो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। देखें इस कंडीशन में बिल्कुल आ गया है, नोट करेंगे। ये कंडीशन देखो, अम्लाइकल कोड किनारे पर है, सेंटर में नहीं है, अभी पड़ा है। जब किनारे पर हो तो नाम क्या देते हैं, बैटल डोर। नंबर 2, अभी आपको दिखाया कि इस डिस्क के अंदर जाकर के ही कोड फैलना चाहिए था, पर देखो ये सतरंगी दुनिया ने जाल कहां बना लिया, बाहरी। जब बाहर की तरफ इतना जाल बन जाए वेसल्स का, नाम क्या दिया था, वेलामेंटस। आगे सुनिए, ये मैंने बताया, ये मेन स्ट्रक्चर, अलग से लोब निकल गया, अलग से लोब निकल गया और कनेक्टेड भी है, कनेक्टेड भी है तो नाम क्या दिया, सक्सेंचुरिएटा। नेक्स्ट वन, अपन बात कर रहे थे बाहर वाली बड़ी, अंदर वाली छोटी, नाम क्या दे दिया, सर्कमवेलेट। तो 4 मेजर कंडीशन, 4 मेजर एबनॉर्मलिटियां हैं जो बैक टू बैक एग्जाम के अंदर आती हैं, वो सामने रिप्रेजेंट करी गई प्लासेंटा को लेकर के, जिनके नाम थे सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, सक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनस, बैटल डोर प्लेसेंटा और वेलामेंटस कंडीशन। चलते हैं अपन आगे लास्ट वन पोर्शन के ऊपर। तो अम्लाइकल कोड को लेके कुछ एबनॉर्मलिटियां। अम्लाइकल कोड की सिंपल सी एबनॉर्मलिटी है 2, शॉर्ट कोड, लॉन्ग कोड, वो समझ में आ जानी चाहिए। अम्लाइकल कोड लंबाई कितनी, 30 से 100। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, विदाउट एक्सप्लेनेबल। यदि कहें अपन शॉर्ट कोड या नाम लेना चाहूं लॉन्ग कोड, तो बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के जवाब देंगे 30 से कम, और यहां जवाब दे देंगे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। अब शॉर्ट कोड होगी तो प्लेसेंटा टूटने के चांस ज्यादा बढ़ते हैं, और कोड लंबी होगी तो लंबी कोड कभी बच्चे के गले में फंस सकती है, इतनी लंबी होगी डिलीवरी में लेबर में पहले आ सकती है, और ज्यादा लंबी होगी और कहीं दब गई तो वेसल्स के दबने से, ये याद रखना अम्लाइकल कोड में ब्लड वेसल्स थी, उनके दब जाने से, कंप्रेशन से सर्कुलेशन इंपेयरमेंट हो सकता है। यहां कोड में स्पेशल जो चीज नोट करनी है वो एक नाम अपने पास है फॉल्स नोट। यहां से अच्छा एक जानकारी है फॉल्स नोट, एक कंडीशन। अम्लाइकल कोड का अपीयरेंस ऐसा हो, साइकेट्रिक के अंदर अपन परसेप्शन के डिसऑर्डर पढ़ते हैं, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, कि कई बार जो दिखता है वास्तव में होता नहीं है, वैसी ही कंडीशन है फॉल्स नोट। अम्लाइकल कोड में गांठ लग जाएगी तो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि अम्लाइकल कोड वो रस्सी है जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, उनमें गांठ लगने का मतलब बच्चों की मौत होना। तो ऐसा होता नहीं है, पर हमें लगता है। हमें क्यों लगा तो सुने, वो इसीलिए कि अपने पास ये बाहर की तरफ मीजनकाइमा और अंदर की तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं, और यहां पाए जाने वाली मीजनकाइमा एक जेली की तरह होती है, और उस जेली को अम्लाइकल कोड के रेफरेंस में बोलते हैं अपन वाटसन जेली। अम्लाइकल कोड में अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे कि बाहर की तरफ का जो आवरण होता है वो मीजनकाइमा है, अंदर की तरफ जो वेसल्स होती हैं वो अम्लाइकल वेसल्स है। इसके अलावा जो हरा जाल है वो नाम होता है वाटसन जेली। तो क्या हो, कभी कभार ये वाटसन जेली किसी एक जगह ज्यादा कलेक्ट हो जाए। यदि ये वाटसन जेली किसी एक जगह, पूरी अम्लाइकल कोड तो है लगभग 50 सेंटीमीटर की, पर पूरे 50 सेंटीमीटर में नहीं, किसी एक जगह ऐसे जेली इकट्ठी हो गई, ऐसा एक जगह इकट्ठा हो जाना, ऐसा लगता है पता नहीं क्या जाल बन गया, जाल जंजाल बन गया, उलझ गया, गांठें लग गई, वो इंडिकेट करवाता है शायद यहां पर गांठ लग गई है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या हुआ है, इट इज लोकल कलेक्शन ऑफ जेली। फॉल्स नोट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या लैंग्वेज देनी है, इट इज लोकल कलेक्शन ऑफ जेली। लास्ट वन डिसऑर्डर लेते हैं अम्लाइकल कोड की तरफ से। आंसर अपने पास, सॉरी कंडीशन अपने पास है SAD, फुल फॉर्म सिंगल आर्टरी डिजीज। SAD सिंगल आर्टरी डिजीज। आपने अम्लाइकल कोड में वेसल्स के अंदर क्या डिस्कस किया कि अम्लाइकल आर्टरी कितनी होती हैं? अम्लाइकल आर्टरी हमेशा 2 ही होती हैं। 4 महीने से पहले भी 2 होती हैं, 4 महीने के बाद भी 2 होती हैं, जन्म के समय भी 2 होती हैं।
पर यहां पे बात चल रही है SAD, सिंगल आर्टरी डिजीज। तो गौर से सुनिएगा, जब भी एक बच्चा डिलीवर होता है तो भगवान के दिए हुए सारे जुगाड़ को लेकर के डिलीवर होता है, और यदि किसी जुगाड़ की कमी हो जाए तो वो कहते हैं अपन जन्म से ही ऐसा है। जन्म से ही ऐसा मतलब जन्मजात विसंगति, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। तो सिंगल आर्टरी डिजीज को भी अपन बोल सकते हैं ये क्या है, इट इज ए कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। होना चाहिए था दो को, पर मिल एक रही है। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा पैदा ही ऐसे हुआ है। तो सिंगल आर्टरी डिजीज कैसी कंडीशन है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। फिर क्या बताया गया, ये कंडीशन कई बार कॉमन मिलती है दो डिजीज में। वो दो बीमारियां हैं, यदि अंदर दो बच्चे हैं, ट्विंस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, या प्रेग्नेंट फीमेल को डायबिटीज है। ये दो कंडीशन ऐसी हैं जिनमें ये बहुत कॉमन मिलता है। डायबिटीज है तो नाम दिया GDM, और एक से ज्यादा बच्चे हैं तो नाम दिया मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो सिंगल आर्टरी डिजीज कंडीशन इज कॉमन इन डायबिटिक मदर एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी मदर। तो यहां पे आकर के अपन अपने प्लासेंटा के जो पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे पिछले 3 लेक्चर से बैक टू बैक कंप्लीट डिक्लेयर कर सकते हैं। आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने, आज के लेक्चर में आपने प्लासेंटा के हार्मोनल फंक्शन पढ़े। हार्मोनल फंक्शन में HCG, HPL, SCS, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के बारे में जाना, अम्लाइकल कोड को देखा, अम्लाइकल वेसल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली, एबनॉर्मलिटी पे आए। एबनॉर्मलिटी में बड़े बड़े नाम लिखे आपने, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, सक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा, मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा, बैटलडोर प्लेसेंटा, वलामेंटस इंसर्शन। फिर अपन ने बात करी अम्लाइकल कोड के अंदर शॉर्ट कोड, लॉन्ग कोड, फास्ट नॉट दिखाई देना जेली के जमने से, और लास्ट वन कंडीशन सिंगल आर्टरी डिजीज। इन तीनों लेक्चर के साथ प्लेसेंटा का एंड हो जाता है, और एंडिंग के समय फिर अपन यहां पे लेके आते हैं उन सभी MCQs को जो आपको एट द स्टार्टिंग ऑफ सेशन पूछे गए थे रिलेटेड टू प्लासेंटा। 1 बाय 1 उन्हें देख के आंसर दे दीजिए। पहला क्वेश्चन, कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पार करती है, रटा दिया गया था आपको। 2 ही इम्यूनोग्लोबिन होती है, ब्रेस्ट मिल्क में IgA और प्लेसेंटा से IgG। आंसर वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड वन आ जाइए, क्या कंडीशन बोल रही है, अम्लाइकल कोड मार्जिन पे अटैच हो। आज के लेक्चर की ये बात है, मार्जिन पे अटैच होता है। जवाब क्या देना है, बैटलडोर प्लेसेंटा। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट वन चलते हैं, ये कंडीशन, वो कंडीशन जिसमें फाइब्रस रिंग प्रेजेंट इन द मार्जिन। अभी बताया मैंने, एक कंडीशन मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा, जिसमें सारे मार्जिन पे सर्कुलेटरी वेसल चली जाती हैं और उन वेसल में न्यूट्रिशन की कमी होने से फाइब्रस हो जाती है। और वो कंडीशन कॉमन बताइए प्लासेंटा प्रीविया में भी। ऐसा प्लेसेंटा कौन सा, मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनस। नेक्स्ट वन चले, ये कंडीशन असेसरी लोब डेवलप हो गया। अभी अपन ने देखा जब मेन स्ट्रक्चर से असेसरी लोब डेवलप हो जाता है और वो लोब कनेक्टेड रहता है, नाम क्या देते हैं, प्लासेंटा सक्सेंचुरेटा, एम्स रायपुर 2017। नेक्स्ट वन, इस कंडीशन को अम्लाइकल कोड का दूसरा नाम क्या है, अभी देखा था, दूसरा नाम फ्यूनिस, फ्यूजन कनेक्शन। ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट वन चलें, एक और कंडीशन वही रिपीट हो गया कि एक और लोब बन जाए और वो लोब थोड़ी दूरी पर रहे, क्या कहलाता है, लोब का बनना, दूरी पे रहना। हमेशा आंसर प्लासेंटा सक्सेंचुरेटा। ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट वन आ जाइए, शॉर्ट कोड डिस्कस कर रहे थे, रेंज है 30 से 100। यही चीज वेरिएशन लेके आती है एक फेमस गाइड में जो आप लोग फॉलो करते हैं, या आंसर फॉलो करें, लेस देन 30। 30 कहां पर है, ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट वन चलें, लॉन्ग अम्लाइकल कोड से क्या हो सकता है, लंबी कोड होगी। अभी अपन ने देखा लंबी कोड से वो बाहर निकल के आ सकती है, प्रोलैप्स, गले में फंस सकती है, बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर सकती है, सारी चीज कर सकती है। आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, सिंगल अम्लाइकल डिजीज, लास्ट कंडीशन वाली, सिंगल अम्लाइकल आर्टरी किसमें कॉमन थी, ऑप्शन देखिए कहां पर है वो, मल्टीपल बर्थ, ऑप्शन सी, मल्टीपल बर्थ, और दूसरा गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, दोनों में कॉमन थी। आगे बढ़ते हैं अपन, प्लेसेंटा डेवलप है, प्लेसेंटा किसने बनाया, शुरुआत से बोलते आ रहे हैं, ऊपर डेसिडुआ, नीचे कोरियन, डेसिडुआ मदर का, कोरियन बच्चे का। तो किसने बनाया, मां ने, बच्चे ने, दोनों ने। ऑप्शन विल बी बोथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा कहलाते हैं, ये इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन थी, हीमोकोरियल, जहां सिखाया था ट्रांसफर एक्सचेंज होता है किसका, कंटेंट का, न्यूट्रिएंट का, हीमोकोरियल। ऑप्शन विल बी सी।
नेक्स्ट वन आ जाते हैं इसके ऊपर, कौन सी लेयर न्यूट्रिएंट और वेस्ट एक्सचेंज करती है? तो एक्सचेंज कौन करता है बच्चे में? प्लासेंटा। और प्लासेंटा में कौन सी लेयर? कोरियन, जो प्लासेंटा का पोर्शन है। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट वन बात करते हैं, एम्ब्रियो किसने बनाया? प्लेसेंटा के अंदर एम्ब्रियो वाला पोर्शन कौन सा है? तो प्लेसेंटा में दो ही पोर्शन है, डेसिडुआ है और कोरियन है। तो बच्चे वाला कौन सा था? कोरियन। मदर वाला डेसिडुआ। आंसर कोरियन ढूंढेगा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन आते हैं इस लैंग्वेज पे, वेट के लिए मैंने बताया वेट बताने का बहुत अच्छा तरीका, क्या 500 ग्राम फिक्स होता है? बिल्कुल नहीं, बच्चे का छठवां हिस्सा 1/6 ऑफ फीटल वेट। आंसर विल बी बी, सेकंड। लास्ट क्वेश्चन, स्केलेटन मैच्योरेशन अपन ने अभी डिस्कस किया आज के लेक्चर में ही, 3 हार्मोन थे, HCG, IGF, थायरोक्सिन। यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? थायरोक्सिन, TSH। तो ये सारे वो सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जो इन 3 लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले रिलेटेड टू प्लासेंटा आपसे डिस्कस किए गए थे, और इन 3 लेक्चर्स के अंदर प्लासेंटा को पूरा डिस्कस किया गया और फिनी इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया गया। अगली मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ एमनियोटिक फूड के पूरे संसार में। आज और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।